फिफ्थ देखने वाले हैं, जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारी सेल होती है, और जो हमारी पूरी बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो चलिए हम इसका क्विक रिविज़न करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल की। तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल लिविंग फंक्शन। जैसे मैंने बताया, जो सेल होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो सेल होती है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की, जो कैपेबल करे सारी परफॉर्मेंस को जो हमारे एक लिविंग फंक्शन के अंदर होती हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल की। तो जो सेल होती है वो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ होती है। जो सेल है हमारी वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मतलब लाइफ की। और जो सेल होती है इट इज़ स्मॉल दैट इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, यानी कि जो सेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है जिसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। हमें उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। बात करते हैं द शेप ऑफ द सेल वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड विद इन एन ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि जो शेप होती है सेल की और उनका साइज़ होता है वो सब वेरी कर सकता है, कभी छोटा हो सकता है, कभी बड़ा हो सकता है, शेप इरेगुलर हो सकती है या फिर डेफिनेट शेप भी हो सकती है। ये वेरी करती हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जो साइज़ है सेल का वो भी डिफ़र कर सकता है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं all living cell exhibit certain basic properties like रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा। यानी कि जो जितनी भी सेल होती हैं वो क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करती हैं, यानी कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टी कंटेन करके रखती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, लोकोमोशन। मतलब कि जिससे जो हमारी ज़िंदगी है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो वो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को भी रखती है, बाकी उसके पास और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये इसकी लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं जो सेल ऑर्गेनेट from a pre-exciting cell, a mother cell divided to produce daughter cell, hence cell exhibit cell division। यानी कि जो मदर सेल होती हैं वो डॉटर सेल में डिवाइड कर देती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब अच्छे से जो तुम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 11th में, जिसमें आप माइटोसिस, मियोसिस, इन सब के बारे में पढ़ोगे। बट अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो मदर सेल होती हैं वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती हैं, और उसे हम सेल डिवीजन बोलते हैं। बाकी यहाँ पर सेल बायोलॉजी इन सब के ऊपर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया उसके बारे में बताया, ये आप अब खुद से पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं आगे। अब बात करते हैं इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। सो जो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन है वो कैसे कैसे और किन किन साइंटिस्टों ने किया। द फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक इज़ यूज्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस टू मेक द माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या करा, माइक्रोस्कोप बनाने के लिए बाय कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया। सेकंड है द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ध्यान रखना यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप था वो सिंपल था, यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप है वो क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाने के लिए मतलब जो इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया वो कंपाउंड था, और वो किसके द्वारा बनाया गया, वो रॉबर्ट हुक के द्वारा बनाया गया। दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस। ऊपर वाले में बाइकॉन्वेक्स लेंस था, नीचे वाले में है कॉनकेव लेंस। The modern compound microscope are a modification of one made by Robert Hooke. The magnification power has been improved up to 2000 times. ठीक है, electron microscope are the one of that use electronic beam of magnify the object. Their magnification power is over 2 lakh times. कितने टाइम्स, 2 लाख टाइम्स। बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आ सकती है 3 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। चलिए तो पढ़ते हैं सेल थ्योरी। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अब जो सेल होती है किसी भी प्लांट में, किसी भी एनिमल में सेल प्रेजेंट होती ही होती है, और ये किसी भी प्लांट में या फिर एनिमल जो है वो सेलों के द्वारा ही कंपोज्ड होता है, उन्हीं के द्वारा उनके अंदर मोशन होता है और उन्हीं के द्वारा ही वो अपनी लाइफ में सर्वाइव कर पाते हैं। द सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होती है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है, विदाउट इसके लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट है ही नहीं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। दिस वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय Virchow by suggesting that all cell arises from a pre-exciting cell. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन
ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो जो सेल होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। तो बात करते हैं प्रोकार्योटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, द न्यूक्लियर रीजन इज पूरली डिफाइंड, यानी कि जो उनका न्यूक्लियस होता है वो ज़्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड, जो उनकी मेम्ब्रेन बाउंड होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है इनके अंदर। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड न्यूक्लियाइड। इनका डिफरेंस आ सकता है 3 नंबर में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है। सेकेंड पॉइंट है, प्रोकार्योट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वाइल यूकार्योट्स आर यूजली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूकार्योटिक सेल की। न्यूक्लियर रिलीजन इज़ वेल डिफाइंड, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन होता है, यानी कि एकदम शेप में होता है। उनकी जो बाउंडेड बाय होते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है वो बाउंडेड होती है, किसके द्वारा से, न्यूक्लियर के द्वारा से वो होती है बाउंडेड। अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेल में है सेल वॉल। तो जो सेल की सेल वॉल होती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, प्रेजेंट इन प्लांट, फंगल एंड सम बैक्टीरियल सेल। इट इज़ अब्सेंट इन एनिमल सेल, यानी कि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें ये सेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है। द मेन कंपोनेंट प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल, ये मेन कंपोनेंट होता है जो कि सेल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। वॉल, उसकी जो सेल वॉल की होती है जिसे हम सेलुलोज बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है, तो जो फंक्शन ऑफ सेल वॉल है, इट्स प्रोटेक्ट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेले फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ये क्या करती है, जो इंटरसेलुलर ऑर्गेनेले होते हैं उनको आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। इट कैन विदस्टैंड डाइल्यूट हाइपोटोनिक मीडिया एंड प्रिवेंट ब्रस्टिंग ऑफ सेल। ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है एक हाइपोटोनिक मीडिया से, डाइल्यूट हाइपोटोनिक मीडिया से, और ये ब्रस्टिंग यानी कि फूटने से बचाती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ऑल एनिमल सेल की एंड नेक्स्ट टू सेल वॉल इन प्लांट सेल। It separate the content of the cell from the external environment। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ये भी इंपॉर्टेंट है। इट्स प्रोटेक्ट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, ये हमारे आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। इट सिलेक्टिवली अलाउ द मॉलिक्यूल्स टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये क्या मॉलिक्यूल्स को इन और आउट मूव करने के लिए परमिबल कर देती है। इट कैन ऑल्सो इनग्लफ और एक्सपेल सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट स्टेबलाइज कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। ओके, अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न क्या होता है, when the gas is going higher concentration to lower concentration, ऐसा जब भी कुछ होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। सो इट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन हाई कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन। जैसे कि ये एक दीवार है, सपोज़ कि ये कोई दीवार है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की हायर कंसनट्रेशन है, लेकिन हम उन्हें परमीबल कर दें इस तरफ जाने के लिए, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल की कंसनट्रेशन कम है तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, यानी कि जब गैस पार्टिकल्स में यानी कि मॉलिक्यूल्स जब मूव करेंगे तो वो डिफ्यूज़न होगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स जब मूव करेंगे तो वो ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो इनर कंटेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस से सेपरेट करता है।
इट इंक्लूड साइटोसोल। ये क्या इंक्लूड करके रखता है? साइटोसोल का। और जो साइटोसोल होता है वेरी सॉफ्टी होता है और स्टिकी होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। जो ये साइटोसोल होता है बहुत सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है और ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है फ्लूइड इन विच वेरियस सेल ऑर्गेनेले आर सस्पेंडेड। इट इज़ द रीज़न वेयर मैनी सेलुलर एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस। ये एक रीज़न होता है जहाँ पर बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। मोस्टली कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड इट्स बैलेंस द वाटर कंटेंट इन द सेल। इट कंटेन साइटोस्केलेटन विच मेंटेन द शेप एंड मूवमेंट ऑफ सेल। ये साइटोस्केलेटन को कंटेन करके रखता है जो कि शेप एंड मूवमेंट बना के रखता है सेल की। जो साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग है और सर्कुलेशन है ऑफ द साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीज़न होता है या फिर उनकी ग्रोथ होती है तो ये क्या उसको हेल्प करते हैं उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बात करते हैं न्यूक्लियस की। सो जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेले विच कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ठीक है, ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल है, ऑर्गेनेले है, जो कि सारी एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं सेलुलर की उनको कंटेन या फिर उनको कंट्रोल करके रखता है। अब बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की। तो जो न्यूक्लियस होता है वो इंक्लोज्ड होता है बाय डबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन के द्वारा वो इंक्लोज्ड होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स फॉर द सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल। इट कंटेन अ न्यूक्लियर शेप enclosed by a nuclear envelope known as nucleoplasm containing nucleoli and chromatin। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस का डायग्राम है। अब बात करते हैं रोल ऑफ न्यूक्लियस। तो रोल ऑफ न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट। तो द न्यूक्लियस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस सेलुलर रिप्रोडक्शन as it is divide and passes the genetic material to the offspring. It also direct all the chemical activities of the cell, hence also known as director of cell। तो न्यूक्लियस का रोल क्या है? ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेलुलर रिप्रोडक्शन में। ठीक है, और ये जेनेटिक मटेरियल को पासिस करता है टू द ऑफस्प्रिंग और ये केमिकल एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं उससे डायरेक्टली लिंक होता है, जिसे हम इसीलिए हम इसको डायरेक्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्टर ऑफ सेल। अब जो न्यूक्लियस होता है इट्स कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इट इज़ परफॉर्मेशन कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। Nuclear is the site of ribosomal RNA formation। सेकेंड पॉइंट है नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स आर कॉल्ड क्रोमैटिन। यानी कि जो नेटवर्क होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन, जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कंटेन DNA, हिस्टोन्स, बेसिक प्रोटीन। हिस्टोन क्या होता है? बेसिक प्रोटीन होते हैं, जो कि जो क्रोमैटिन होते हैं वो DNA को कंटेन करके रखते हैं और बेसिक प्रोटीन को कंटेन करके रखते हैं, और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उन्हें भी और RNA को भी कंटेन करके रखता है। जो क्रोमैटिन होता है वो थ्रेड कंडेंस एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म क्रोमोसोम, यानी कि वो कुछ ऐसा सा होता है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे क्रोमैटिन। लेकिन जब ये ही कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे, इस तरीके से, तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे क्रोमोसोम। कुछ इस तरीके से अगर कोई फॉर्म हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। ठीक है, अब बात करते हैं द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ठीक है, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है क्रोमोसोम का उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम आर 4 टाइप। 4 टाइप के होते हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो बात करते हैं मेटासेंट्रिक की। तो इसमें जो आपके जो क्रोमोसोम होते हैं
वो मिडल यानी कि जो मिडल होती है ना क्रोमोसोम की, वहाँ पर लोकेट करके रखते हैं, लोकेट हुए रहते हैं। जो सब मेटासेंट्रिक है, वहाँ पर जो सेंट्रीमियर जो होते हैं वो स्लाइटली अवे होते हैं मिडल ऑफ द क्रोमोसोम से, ठीक है। और जो सेंट्रिक होता है, वहाँ पर जो सेंट्रोमियर होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं क्लोज टू एंड ऑफ द क्रोमोसोम। और जो टीलोसेंट्रिक होते हैं, वहाँ पर जो सेंट्रोमियर होते हैं वो लोकेटेड होते हैं टर्मिनल एंड पर, ठीक है। A small chromosomal segment separated from the main body of the chromosome by a secondary constriction is called satellite, ठीक है। अब बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वैक्यूल होता है इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये जो है ये प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। प्लांट में ये टाइम के साथ बड़ा होता रहता है, ठीक है। प्लांट के अंदर इट इज़ सिंगल एंड लार्ज इन प्लांट सेल एंड ये वाइट कलर का होता है। और इट इज़ स्मॉल एंड नंबरस इन एनिमल सेल। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज टोनोप्लास्ट, यानी कि मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। इम्पॉर्टेंट फंक्शन वैक्यूल्स पेपर में आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो इसकी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। ये जो प्लांट में जो वैक्यूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड भी होते हैं, और ये टाइम के साथ प्लांट में बढ़ते हुए चले जाते हैं वैक्यूल। तो ये उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, किसको? प्लांट सेल को। सेकेंड पॉइंट है स्टोर सम यूजफुल सब्सटेंस सच एज अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एक्सेट्रा। यानी कि जो वैक्यूल होते हैं, जैसे कि ये कोई प्लांट सेल है तो ये वैक्यूल है, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अमीनो एसिड होते हैं, शुगर होता है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं इन सम ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सपेलिंग वेस्ट मटेरियल एट एक्सिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का, जो कि जैसे कि ट्यूब्यूल, वेसिकल्स एंड सिस्ट्रेने। अब बात करते हैं सिस्ट्रेने आर द फ्लैटेंड डिस्क लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये एक फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो कि ट्यूब्यूल जो होते हैं, ट्यूब्यूल्स वो ट्यूब्यूलर इन शेप होते हैं। वो शेप में कैसे होते हैं? ट्यूब्यूलर होते हैं। और जो वेसिकल होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक मतलब कि थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, झोला जैसा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे SER एंड RER। SER मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें राइबोसोम नहीं होता प्रेजेंट, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इनकी फंक्शन की। तो फंक्शन ऑफ SER क्या है? इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फैट एंड लिपिड, यानी कि ये फैट और लिपिड को इन्वॉल्व करता है इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और जो फंक्शन है RER का वो क्या इन्वॉल्व करके रखता है? वो इन्वॉल्व करके रखता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन एंड इट्स मेन साइट ऑफ द ग्लाइकोसाइलेशन। अब बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस की। तो जो गोल्गी अपैरेटस होता है वो डिस्कवर हुआ था 1898 में। देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड, ये जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और इसका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सिस्ट्रेने कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट्रेने, which are arranged in parallel to each other in stalks. इसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गोल्गी अपैरेटस का वो क्या है? हेल्प इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल। ये क्या करता है? स्टोर करने में मदद करता है, और जो पैकेजिंग होती है मॉडिफिकेशन की प्रोडक्ट में जो कि वेसिकल में होती है उसमें भी ये हेल्प करता है। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम को हम क्या कहते हैं? हाउस कीपिंग ऑफ द सेल, यानी कि सेल को क्लीन वगैरह करके रखती है, तो ये उसको भी इन्वॉल्व करता है।
और जो लाइजोसोम है, इट कीप्स द सेल क्लीन बाय एक्टिंग अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, ये सेल को क्लीन करके रखता है। और इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कैन डिस्ट्रॉय फॉर एनी फोरेजन ऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करके रखता है। इसे हम सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। जो लाइजोसोम होते हैं वो जो बेकार सेल हो जाती है उनको सुसाइड जो है वो सुसाइड कर लेती हैं, इसलिए इनको सुसाइड बैग भी बोला जाता है ऑफ द सेल। सेल का सुसाइड बैग भी कहा जाता है बिकॉज एंजाइम कैन डाइजेस्ट बाय आउन सेल, क्योंकि उन्हें खुद ही जो सेल होती हैं वही क्या उन्हें डाइजेस्ट कर लेती हैं जब लाइसोसोम्स होता है, जब वो ब्रस्ट हो जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसके पास खुद का डीएनए होता है। इसका मतलब जो ये अपने प्रोटीन है ये खुद बना सकता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और एटीपी की फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, इसमें इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है और जितने भी यहाँ पर जो है इसको ये जो जितना भी मटेरियल है इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं और यहाँ पर ये जो है इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है और उसके बीच में क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसमें दिया नहीं हुआ है। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की। दीज सेल ऑर्गेनेले आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड absent इन एनिमल। ये क्या होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में absent होते हैं। जो प्लास्टिड होते हैं इनके पास डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। ये क्या है, ये टाइप है क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट का। अब जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्रोमो मतलब क्या होता है, क्रोमो मतलब होता है कलर। क्रोमो मतलब क्या होता है, कलर। और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, दीज कंटेन कलर पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। ये सब क्या होता है, ये पिगमेंट होते हैं प्लांट्स के, यानी कि जो पत्तियाँ होती हैं उनके पिगमेंट्स होते हैं। और जहाँ भी क्रोमो वर्ड यूज़ हो रहा है इसका मतलब वहाँ जो वर्ड है वो पिगमेंट यानी कि कलर से रिलेटेड है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है कलर ऑफ प्लांट के लिए, ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है प्लांट को कलर के लिए। और जो ल्यूक्लियोप्लास्ट होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसके पास कोई कलर नहीं होता, लेकिन क्रोमोप्लास्ट के पास तो कलर होता है। और फंक्शन ऑफ प्लास्टिड क्या है, दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी करके रखते हैं, यानी कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो हो सकता है। दे कंट्रीब्यूट टू द कलर ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, ये फ्लावर को कलर देते हैं और उनकी लीव्स को भी कलर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे और आपके चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।